गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से कल हमारी क्लास हुई थी ऐसे ही यथावत हमारी क्लास आज भी यहाँ पर अच्छे से चलती रहे और हम लोगों की तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार दिवाली कैसी होनी चाहिए, सिलेक्शन वाली दिवाली होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ ही भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आप सभी के लिए आया हुआ है दिवाली धमाका ऑफर। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में 75% तक का डिस्काउंट आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आप सभी को दिवाली 75 कोड का यूज करना है। जैसे ही आप इस कोड का यूज करेंगे आपको 75% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सभी कोर्सेज में है, तो अभी आप लोग यहाँ पर एनरोलमेंट इसका जरूर कर लें। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए दीपावली बुक मेला भी आया हुआ है, जहां पर एग्जामपुर की तरफ से आपको 12 अलग अलग पुस्तकों के सेट मिलेंगे। तो 12 बुक के आपको सेट मिल रहा है और यह जो बुक है यह 2500 रुपए का था, लेकिन डिस्काउंट आपको मिलेगा, ऑफर आपको मिलेगा और इसीलिए यह 1299 रुपए में उपलब्ध है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस बुक सेट को ले लीजिएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप सभी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आया हुआ है अधिकार बैच। इस बैच की अगर हम बात करें तो 700 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। क्लासेस पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, डेली करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा और इसके साथ ही आप लोगों के लिए जूम मीटिंग भी रहेगी। तो जिनसे आप सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सभी की अगर आप बात करें तो वो सभी टीचर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से आ जाइए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पीसीएस 60 कोड का यूज करना है, जिससे आपको 60% तक का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए थे और उसी के आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पर यूपी कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो आप सभी के लिए आया हुआ है वर्दी कॉम्बो बैच। इसके लिए आप सभी हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जल्दी से यह कोर्स परचेज करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यह परचेज नहीं किया है, यह नहीं लिया है, तो जल्दी से आप सभी ले लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट रहेगी। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है लेकिन अपडेट करना भूल गए, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जो आप अपडेट कर लीजिएगा जिससे आप जल्दी से इसको ले पाए। 1400 रुपए में यहाँ आप लोगों को मिलेगा। आप सभी को वर्दी कोड यूज करना है, 60% तक का डिस्काउंट है और जिन्होंने पहले से प्री बुकिंग की थी 16 अक्टूबर से पहले तक अगर आप लोगों ने बुकिंग की थी तो अब आपको यहाँ 1300 रुपए में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग यहाँ पर बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था रोगों के बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे और चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हमारा जो क्वेश्चन था वो कहाँ तक हो गया था कि टाइफाइड किस प्रजाति के कारण होता है, यह हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो बच्चे कल नहीं आए थे, ठीक है, वो लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आइए सभी बच्चे एक बार जल्दी से यहाँ पे आइए और जल्दी से सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं तो यह किस प्रजाति की वजह से होता है, तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर, साल्मोनेला। कल ही मैंने आपको समझाया था साल्मोनेला। तो जो भी साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है उसी की वजह से यह रोग आपको होता है। जो भी हमारा स्टमक होता है, जो भी हमारा आमाशय होता है, वहां अगर हम देखें तो यह क्या काम करेगा, बहुत ज्यादा फ्लू करता है। तो फ्लू केवल बुखार आने को नहीं कहते हैं, आंत्र फ्लू का मतलब होता है, आंत्र ज्वर का मतलब होता है कि जब यह बैक्टीरिया पूरे तरीके से आपके
आमाशय को और आपकी छोटी याद बड़ी याद को नुकसान जब पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ट्यूमर एनक्लोज्ड इन द कैप्सूल इज। अगर आप यहाँ पर ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तो ट्यूमर के चारों तरफ जो आवरण आपको दिखाई देता है वह किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ होता है। चलिए फटाफट से इसका आंसर करेंगे। 18वें का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब कभी भी हम ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तो जो ट्यूमर होता है वह कैसा है, यहाँ पर बन रहा है सॉफ्ट है। ठीक है, तो फटाफट से नोट करिएगा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर अगेन कि सौम्य यह होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि एक टी कोशिका में प्रवेश करने के बाद एचआईवी सबसे पहले क्या बनाता है। काफी अच्छा प्रश्न है और चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 19th का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए 19वीं का। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं। बताइए फटाफट से इसका आंसर करिएगा कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर ना बड़े ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को यह बात तो पता ही होगी कि जो एड्स का वायरस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, रिट्रो विषाणु कहते हैं। अब जो रिट्रो विषाणु है वह क्यों यहाँ पर इसको कहा जाता है यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो भी रिट्रो वायरस है इसका मतलब इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि जो भी हमारा एचआईवी है या जो भी हमारा एड्स का विषाणु है उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, तब आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर कि भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका पॉइंट बनता है कि जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो हमारी टी सेल्स होती हैं उनको सबसे पहले मारने का काम करता है। तो जैसे कोई आतंकवादी है अगर वह हमारे देश में घुसेगा, मतलब हमारे शरीर में घुसेगा, हमारे देश में घुसेगा, तो सबसे पहले वह क्या काम करेगा, अपने रूप को बदलेगा, लोकल बनेगा यानी कि यहाँ का स्थानीय बनेगा और फिर धीरे धीरे जो यहाँ पे जो सुरक्षा प्रबंध वाले हैं जैसे कि हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब एड्स के लिए वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो सबसे पहले यह अपने जेनेटिक मटेरियल को यानी अपना जो अनुवांशिकी पदार्थ है उसको बदलने की कोशिश करता है और फिर जो हमारे रक्षक हैं यानी कि WBC है उनको मारना यहाँ पर शुरू करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यह जो टी सेल्स हैं उनको पकड़ पकड़ कर मारेगा, पर उससे पहले यह क्या काम करेगा कि अपने डीएनए में मतलब अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या करेगा, यह चेंजेस यहाँ पर लाएगा। तो जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से यह किसमें बदल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना दिक्कत क्या होती है कि चोर कुछ भी करता है पकड़ा तो जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में बात करते हैं जो हम सभी क्या है, ह्यूमन, मानव, तो हम सभी क्या है, मानव, और हमारे अंदर जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यानी इस तरीके का डीएनए हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है आपका सिंगल स्टैंडर्ड और यहाँ पर आपका क्या है, तो आंसर करना है कि डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर है। क्लियर है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यही से ये पकड़ा जाता है। लेकिन जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर रहा है। किसमें चेंज कर रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से यह क्या बना रहा है, यहाँ पर डीएनए बना रहा है, पर सिंगल स्टैंडर्ड ही यह बना रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मनुष्यों की अगर हम बात करें, तो मनुष्यों में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड यानी डबल यानी द्विकुंडलित आकृति होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं में संरचनात्मक परिवर्तन करता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से कि कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। बताइए 20वें का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंसर कोशिका में संरचनात्मक परिवर्तन, कई बार जो कैंसर होते हैं वो अपने रूप आकार को बदलते रहते हैं और इस तरह के जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, एपोप्लासिया यहाँ पर कहा जाता है। और इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है,
बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? घेंघा का रोग हो रहा है, क्वाशिकोर हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। तो भाई घेंघा जो रोग होगा वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ग्वाइटर डिजीज यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब कभी भी खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तब घेंघा रोग यानी कि यहाँ पर ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। यह भी ध्यान में रखना है कि यह रोग किससे संबंधित है? हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे यह संबंधित है। तो थायराइड ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन कम निकाल रही है, और वह कम क्यों निकाल रही है? क्योंकि उसको आयोडीन नहीं मिल रहा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप नॉर्मली तौर पर महिलाओं और पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं में इस तरह का रोग ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो थायराइड ग्लैंड है वह ज्यादा भारी होता है, ज्यादा हैवी होता है। और अगर हम बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश के बारे में और मैदानी प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करो तो जो पर्वतीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको इस तरह का रोग ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या काम किया? उन्होंने जो भी नमक मिल रहा है मार्केट में इस टाइम पर उन सभी में आयोडीन को जोड़ दिया। आप सभी जब एड देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, तब आप सभी इस बात को गौर करना यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर नमक है उनका एड किस तरीके से आता है कि आयोडीन युक्त नमक, है ना, दाना दाना एक समान, आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो आयोडीन युक्त नमक आप खा रहे हो, आयोडीन बहुत कम मात्रा में ही चाहिए आपको पर मिल रहा है, और घेंघा जैसा रोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वाशिकोर की बीमारी। क्वाशिकोर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जब खाने में प्रोटीन की भारी मात्रा में कमी हो जाती है, तब आप देखेंगे क्वाशिकोर नाम की बीमारी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपने एक चित्र देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा, अफ्रीकन बच्चा है, उसकी बहुत छोटा सा है, पतला सा है, हड्डी भी आप लोग गिन सकते हो उसकी, इतना छोटा है। लेकिन अगर आप उसके पेट को देखो तो मटके की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है? इसका यह मतलब है कि उसको भोजन ही नहीं मिला, है ना। उसको प्रोटीन तो क्या, उसको भोजन ही नहीं मिला। अगर उसको भोजन मिला हुआ होता तो हाँ, उसका जो शरीर है वो उस प्रोटीन को एब्सॉर्ब कर लेता और रोग से यहाँ पर वह बच जाता। लेकिन क्वाशिकोर बीमारी की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय रहता है कि उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है और फिर उसमें से उसको प्रोटीन तो बिल्कुल ही नहीं मिला और वो बच्चा ऐसा है। इसी तरीके से एक रोग आपने सुना होगा, मेरास्मस की बीमारी। तो क्वाशिकोर और मेरास्मस दोनों रोगों की अगर हम बात करें तो दोनों ही रोग किसकी वजह से हो रहे हैं? जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन मेरास्मस में क्या होता है कि कई बार उनको भोजन मिल जाएगा लेकिन उसमें जो प्रोटीन है वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर मेरास्मस। तो दोनों में अंतर आपको समझ आया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्कर्वी। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग यहाँ पर हो जाता है। और एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, रक्त अल्पता, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। कई रीजन हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि आयरन की कमी हो रहा है, लोहे तत्व की कमी हो रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है विटामिन B9 की कमी हो गई जिसको आप फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं, या फिर B12 की कमी हो गई जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बीमारियों के खिलाफ रक्षा तंत्र के अध्ययन को से संबंधित शाखाओं को क्या हम यहाँ पर कहते हैं? चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार फटाफट से। तो यहाँ पर बीमारियों के खिलाफ रक्षा तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या यहाँ पर कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, या फिर यहाँ पर इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, या फिर फिजियोलॉजी इसको यहाँ पर कहा जाता है। अब इसके आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या है? यहाँ पर इम्यूनोलॉजी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इम्यूनोलॉजी। क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही तो हमको यहाँ पर बचा रहा है रोगों से, वही तो खिलाफ लड़ रहा है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे महामारी। बेटा महामारी का मतलब होता है किसी रोग का संक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको हम महामारी यहाँ पर कहते हैं। जैसे जब कोरोना की हम बात करते हैं तो जो कोरोना है
वो जब हमें हुआ तो हमारा शरीर उससे लड़ रहा है, तो वह क्या हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन उसके बारे में अध्ययन करना कि किस तरीके से वह फैला, क्या उसका जड़ था, महामारी हम कब कह रहे हैं उसको, जब वो इतनी सारी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो ये दोनों में अंतर आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी की वजह से होता है। चलिए इसका आंसर करेंगे, ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी की वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब क्या है, हड्डी, और मलेशिया मतलब कंट्री नहीं है, मलेशिया मतलब है आपका यहाँ पर कि सॉफ्ट हो जाना। कई बार हमारी हड्डियां इतनी सॉफ्ट, इतनी खराब हो जाती हैं कि जब हम 2-3 सीढ़ी एक साथ चढ़ रहे हैं तो फ्रैक्चर आ जा रहा है, इतनी कमजोर हो गई, यानी कि कैल्शियम जो है वो खत्म है ना। तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑस्टियोमलेशिया। और यह किसकी वजह से होगा, विटामिन डी की कमी की वजह से होगा। इसी तरीके से विटामिन डी की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत आया जब ग्रुप डी का भी पेपर हुआ था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है। तब आपको आंसर करना है कि विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है। तो आंसर आपको करना है कि कैल्सीफिरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर, कैल्सीफेरोल है। क्लियर है। फिर यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनता है वह है कि विटामिन डी की कमी की वजह से एक तो ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, और कौन कौन से रोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा रिकेट्स, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग। क्या कह रहे हैं, सूखा रोग। तो रिकेट्स को हम सूखा रोग कहते हैं। तो जब छोटा बच्चा है उसको विटामिन डी की कमी हो जाती है, तब सूखा रोग यानी रिकेट्स उसको यहाँ पर हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिकेट्स है वह, उसमें आप देखोगे कि जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो बोन शेप की हो जाती हैं, यानी धनुष बाण की आकृति, इस तरीके की शेप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, और वही क्या कहलाता है यहाँ पर, सूखा रोग कहलाता है। ऐसे बच्चों को अगर विटामिन डी दिया जाए अच्छे से प्रॉपर मात्रा में तो यह ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस लिखो यहाँ पर, ऑस्टियोपोरोसिस। अब जब कभी भी हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करते हैं तो यह कैसा रोग है। अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी, किसी कोई जो मां बनने वाली है उनको हम देख रहे हैं, या फिर कोई बुजुर्ग हैं, तो उनमें बहुत कॉमन है कि जो हड्डी है वह कैसी हो गई, खोखली हो गई है। हड्डी वैसे भी खोखली ही होती है, पर और खोखली हो गई क्योंकि क्षरण हो रहा है उसका, हड्डियों का। तो जो कैल्शियम आयन है वो निकल निकल के भाग रहे हैं, हड्डी बहुत कमजोर हो गई है। एक कहते हैं ना क्षण भंगुर हो जाना, भंगुर मतलब अब वो टूट जाएगी कभी भी, है ना। तो इस तरह का जो रोग होता है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बुजुर्ग है, उनमें इस तरह की दिक्कत हो रही है तो इट्स ओके। और प्रेग्नेंट लेडी जो है अगर उनको हम कैल्शियम, आयरन, इन सभी की टैबलेट दें तो वो ठीक भी हो जाती है, वो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और को यह रोग हो रहा है तो यह काफी चिंताजनक है, और इसके लिए विटामिन डी का सेवन यहाँ पर कराया जाता है। अब विटामिन डी कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि मछली का जो कोड लिवर ऑयल आता है वह आप खाइए, ओमेगा 3 यहाँ पर खाइए, और सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं कि कभी भी खड़े हो गए छत में जाके कि हे भगवान तुम तो विटामिन डी दे दो, नहीं ऐसा नहीं होता। सूर्य उदय के टाइम पर यानी सनराइज, जब सूर्य उग रहा है उस टाइम पर जो किरणें हमारे शरीर में पड़ती हैं, तब हमारे शरीर में ऐसे प्रिकर्सर्स होते हैं, हमारे शरीर में ऐसे यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ प्रिकर्सर्स हैं, कुछ अग्रदूत हैं जो क्या करेंगे, विटामिन डी बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। तो विटामिन डी की अगर आप बात करो तो यह कैसा विटामिन है, तो लिखो यहाँ पर, यह बायोसिंथेसाइज्ड है। यह बायोसिंथेसाइज्ड है। हिंदी में अगर हम कहें तो यह जैव संश्लेषित विटामिन है। यह कैसा है यहाँ पर, जैव संश्लेषित विटामिन यह है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एक जीवाणुजन्य रोग कौन सा है, इनमें जीवाणु की वजह से होने वाला रोग कौन सा होता है। देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, लेप्रोसी, यानी कि जो कुष्ठ रोग है वह बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही आंसर है। कुष्ठ रोग की अगर हम बात करते हैं तो कुष्ठ रोग किस तरह का रोग है, तो इसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंसन्स डिजीज भी हम इसको कहते हैं। तो लिख लो यहाँ पर, हैंसन रोग भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं।
क्यों कहते हैं इसको हम हैंसन रोग? क्योंकि हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इसी वजह से इनको हम हैंसन डिजीज यहाँ पर कह रहे हैं। यह एक कुष्ठ रोग क्या है? तो चमड़ी का एक रोग है। धीरे 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 करके ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और यह विकृति पैदा कर देता है। ठीक है, साथ में जैसे कोई भी शरीर सड़ रहा है इस तरीके से दिखाई देता है, पर ध्यान रखना कि यह एक क्रोनिक डिजीज है। यह क्या है यहाँ पर? क्रोनिक डिजीज है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो यह कैसा है? दीर्घकालीन रोग यह यहाँ पर है। अब दीर्घकालीन रोग है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि अगर ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा, यह रोग यहाँ पर होगा, तो कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण है, वो भी आपके शरीर में धीरे धीरे आपको पता चलेंगे और जब आप इसका इलाज कराओगे तो धीरे धीरे आप ठीक होगे। तो इस तरह के जो रोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। दीर्घकालीन रोग इनको यहाँ पर कहा जाता है। और जो लेप्रोसी है यानी जो कुष्ठ रोग है, वह किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाकी आप पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इन सभी के बारे में बात करें तो यह कैसा है? वायरल डिजीज है। ये कैसा है? वायरल डिजीज है। हिंदी में अगर हम बात करें तो यह विषाणु जनित रोग है। कैसे है बेटा? विषाणु जनित रोग यह होता है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है? ये तो बहुत ही सरल है ना? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एड्स है वह एक वायरस की वजह से होता है और ये जो वायरस होता है इसका क्या नाम होता है? तो लिखो यहाँ पर HIV। क्या है? HIV। और जल्दी से सभी कमेंट करेंगे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लिखना है आप लोगों को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी वायरस, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों ही सही है। तो लिख लीजिए यहाँ पर डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, चलिए, यह क्या है? रिट्रोवायरस है जिसके अंदर आपको RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह दिखाई देता है और इसी में जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लास में समझाया था, अलाइजा टेस्ट इसके लिए किया जाता है कि कौन HIV पॉजिटिव है, कौन यहाँ पर निगेटिव है। क्लियर है? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर बनता है वो है कि कार्सिनोमा किस तरीके का कैंसर है? अगर आप कार्सिनोमा के बारे में बात करते हैं तो यह किस तरीके का कैंसर होता है? बताइए, फटाफट से इसका आंसर करेंगे। 27 का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए? तो जब कभी भी आप कार्सिनोमा के बारे में बात करते हैं तो कार्सिनोमा एक कैंसर है जो हमारा स्किन कैंसर है। कैसा कैंसर है? स्किन कैंसर है। हिंदी में अगर हम बात करें तो त्वचा संबंधी जो कैंसर है, त्वचा संबंधी कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा त्वचा है वह किससे बना है? किस तरह के टिश्यू से यहाँ पर बना हुआ है? तब आपको आंसर करना है कि उपकला कोशिकाओं से बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है और इसीलिए कार्सिनोमा कैसा कैंसर है? त्वचा संबंधी कैंसर है। और जो त्वचा है, जो स्किन है, वो किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल की। इसीलिए जो कार्सिनोमा है वह किसका कैंसर है? एपिथेलियल सेल का यहाँ पर कैंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का साल्मोनेला कौन सा है? अब ध्यान रखना कि जो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला वह टाइफाइड रोग यहाँ पर पैदा करता है। ठीक है, और जो सबसे कॉमन भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा वह कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। कौन सा होगा यहाँ पर? साल्मोनेला टाइफी। और इसीलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि पश्चिमी धब्बा परीक्षण की पुष्टि के लिए निम्न में से क्या यहाँ पर किया जाता है? तो बच्चे, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया था कि जो हमारा अलाइजा टेस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कल की क्लास में मैंने समझाया था, अगर आप आ रहे हैं रेगुलर, अलाइजा इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो अगर आप सभी यहाँ पर अलाइजा टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यह क्या है? वायरस से होने वाले रोगों के लिए उपयोग किया जाता है ज्यादातर।
सबसे पहली चीज कि जो हमारा HIV है, जो हमारा एड्स है, किसी को एड्स है या फिर नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए यही टेस्ट किया जाता है, जिसमें अलग अलग एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स है ना, इन सभी का प्रयोग किया जाएगा। खास तौर से अगर कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में हमारे शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ा जाता है, जेल का प्रयोग किया जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। आप कल की क्लास देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और वह किसका हिस्सा है भाई, अलाइजा। और अलाइजा किसके लिए किया जाता है, HIV को डिटेक्ट करने के लिए, यानी एड्स का पता लगाने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है, कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है। तो जो कुष्ठ रोग है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है। ठीक है, यानी किसी कम्युनिटी में हो रहा है, जनसंख्या में अगर यह किसी को है तो छूने से, बैठने से, बातचीत करने से, एक साथ खाना खाने से बहुत ही अच्छे से ये पहुंचता है। पर दूसरी डेफिनेशन भी ध्यान में रखना है कि यह पैथोजन की वजह से होता है। कोई ना कोई यहाँ पर वायरस होना चाहिए, कोई ना कोई बैक्टीरिया होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रोटोजोआ होना चाहिए, जिसकी वजह से यह रोग होगा, तभी हम इसको कम्युनिकेबल कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखें तो जो कुष्ठ रोग होता है वह किस प्रकार का रोग है यहाँ पर, तो आंसर करना कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस है, संक्रामक है। इसका यह मतलब है कि यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के कांटेक्ट में आने की वजह से आसानी से हो सकता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ गई सभी को। जैसे कि अगर आप कोरोना के बारे में बात करते हो तो कोरोना कम्युनिकेबल तो था ही, लेकिन कॉन्टेजियस भी था। कॉन्टेजियस का मतलब होता है हद से ज्यादा संक्रामक, कि मैं यह पेन पकड़ी हूं और अगर कोई इससे पहले आकर के कोरोना जिसको था उस व्यक्ति ने इस पेन को पकड़ा होगा तो यहाँ पे वायरस चिपके होंगे और मैं उस इंसान को जानती नहीं, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन अगर मैंने उस पेन को पकड़ लिया लगभग 16-18 घंटे के अंदर, है ना, तो यह रोग मुझे भी हो जाएगा। यही तो था कोरोना, इसीलिए तो आपने देखा कितना यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा सभी को, है ना, बिल्कुल मानव जाति संकट में आ गई थी बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉन्टेजियस। बिल्कुल वैसे ही क्या है, कुष्ठ रोग भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से मां से बच्चे को हस्तांतरित होने वाली बीमारी कौन सी यहाँ पर हो सकती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा 31 का सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिएगा। 31 का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो मां से बच्चे को रोग तो हस्तांतरित हो ही जाएगा अगर वह वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग। तो जैसे अगर आप एड्स के बारे में बात करते हो, जर्मन मीजल्स के बारे में बात करते हो, तो ये सभी वायरस की वजह से होते हैं। तो खून में ही मिल गया ना वायरस, तो बच्चे तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। रही बात सिम्फेलिस की, तो सिम्फेलिस तभी हो सकता है जब बहुत ही खतरनाक इंफेक्शन हो, और सिम्फेलिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। पर ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, यहाँ पर माँ से बच्चे को बहुत आसानी से हो सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वाशिकोर बच्चों का एक विकार है जो किसकी वजह से होता है। काफी अच्छा प्रश्न है, अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पर समझाया था, और इसका सभी जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे। तो भाई जो क्वाशिकोर है वो बच्चों का एक विकार है, पर कैसा विकार है, तो आंसर करना कि जो क्वाशिकोर है वह तो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो फटाफट से नोट करो प्रोटीन। और आप सभी को मैंने क्या बताया, प्रोटीन कैसे बनता है, तो बेटा नाइट्रोजन से बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन मिलकर के क्या यहाँ पर बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं, और जो अमीनो अम्ल जिसको हिंदी में कहा जाता है, और फिर वह आगे जाकर के क्या यहाँ पर बना रहा है, प्रोटीन यहाँ पर बना रहा है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे प्रोटीन ना देकर के सिर्फ आवश्यक अमाइनो एसिड की कमी, ऐसा भी दे सकता है आपको घुमाने के लिए, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम रोग, डाउन सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से। 21वें गुणसूत्रों की मोनोसोमी की वजह से, या फिर ट्राइसोमी की वजह से, डिलीशन की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से, किसकी वजह से यह रोग यहाँ पर होता है। ठीक है,
चलिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनको मैं समझा देती हूँ। तो बेटा होता क्या है कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग हैं, आप डिफाइन नहीं कर सकते, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, फिर हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए, भोजन कम ज्यादा हो गया, विटामिन कम ज्यादा हो गए, इम्यून सिस्टम कई बार रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कई बार जेनेटिक डिजीज है, माता पिता से बच्चों को पहुंच रहा है। बिल्कुल वैसे ही कभी कभी क्रोमोसोमल डिजीज भी यहाँ पर होता है। क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, ये जो गुणसूत्रीय विकार है यह किस तरीके का विकार है, यह किस तरीके का रोग है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यह कुछ ऐसे रोग होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में आप देखेंगे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लाइन से 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम का अच्छे से रहना जरूरी है, तभी तो हम ह्यूमंस हैं। मान लो कि ये कम हो गए, ज्यादा हो गए, या फिर कोई भी हमारा क्रोमोसोम है वो गायब हो गया, या फिर इसकी जो ऊपर की छोटी भुजा है वो गायब हो गई, बड़ी भुजा है वो गायब हो गई, या फिर यह पूरी तरीके से गायब हो गया, या फिर अपने जैसी 2-3 प्रतिलिपि बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसी में अगर हम देखें कि भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे लाइन से लगे रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से आपके क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर आप 21st क्रोमोसोम के बारे में बात करते हो, 21वें नंबर के, सॉरी यहाँ पे लिखो 21st क्रोमोसोम के बारे में बात करते हो, यानी कि 21वें क्रोमोसोम के बारे में बात करते हो, तो जब हम उसको देखें तो पता लगता है कि ये तो ट्राइसोमी कर लिया, इसने 3 प्रतिलिपि बना ली, अपने जैसे और प्रतिलिपि बना ली, तब यहाँ पर एक रोग हो जाता है। और उस रोग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम उसको यहाँ पर कहा जाता है। आपने कई बार ऐसा बच्चा देखा होगा, छोटा सा, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, आंखें काफी छोटी हैं, अच्छे से नहीं बोल पाता, सीखने समझने में उसको दिक्कत होती है, जनरली वो व्हील चेयर में होता है, लार निकल रही है, रोता हुआ बच्चा, तो उसको डाउन सिंड्रोम से वह पीड़ित है। ठीक है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको थेरेपी देते हैं तो उसके विकास में काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं, ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउन सिंड्रोम जो रोग हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है? तो आंसर करना कि जब 21वें नंबर के गुणसूत्र की त्रिगुणशीलता यहाँ पर हो जाती है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है, तब इस तरीके का रोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। धूम्रपान से किस तरीके का कैंसर यहाँ पर हो सकता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही बनना चाहिए? तो धूम्रपान से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लंग्स है, ठीक है, जो फेफड़े हैं, उनका कैंसर यहाँ पर हो सकता है, हो जाता है, जनरली हो जाता है। आप बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो तंबाकू से मुंह का, और बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान से फेफड़े का यहाँ पर कैंसर हो सकता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार मूवी की स्टार्टिंग इसी से होती है। इसका नाम है सुरेश ध्यान आया? मुकेश, सॉरी, इसका नाम है मुकेश, और मुकेश को धूम्रपान की आदत थी, या ये है सुनीता, इनको तंबाकू खाने की आदत थी, और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आगे जाके उनको कैंसर हो गया। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखना है, श्योर रहना कि इस तरह का जो व्यसन होता है उसका त्याग करें। इस दीपावली यही शपथ ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, भ्रमित करने के लिए ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? डाउन सिंड्रोम क्या यहाँ पर है, उसका कैरियोटाइप क्या यहाँ पर होता है? अब यहाँ पर ना एक नए शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। नया शब्द है यहाँ पर कैरियोटाइप। क्या मतलब होता है कैरियोटाइप का? कैरियोटाइप का मतलब होता है कि किस तरीके से गुणसूत्र का अरेंजमेंट है। हमारे शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट के जो 2 होते हैं वह लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी लड़का और लड़की में अलग होते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली 44 क्रोमोसोम यानी कि 44 गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में एक समान ही होता है ना। लास्ट का ही जो 2 गुणसूत्र है वो अलग अलग है। लड़कियों में XX है और लड़कों में XY पाया जाता है।
ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि कैरियोटाइप किसे कहते हैं। तो कैरियोटाइप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को व्यवस्थित करके यहाँ पर देखना। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम व्यवस्थित करके यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डाउन सिंड्रोम कम होगा। तो देखिए जब 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, अभी मैंने पढ़ाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वो अपने जैसे यहाँ पर 3 प्रतिलिपि बना रहा है, 1 2 3, और यही तो पढ़ाया था डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे कि जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को रॉयल रोग के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसको रॉयल रोग के रूप में जाना जाता है। तो रॉयल डिजीज, राजसी रोग, विक्टोरिया डिजीज और हीमोफीलिया डिजीज, ये सभी एक ही नाम है, मतलब एक ही बीमारी के लिए यह नाम है, और इसीलिए आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा। तो अगर आप हीमोफीलिया के बारे में बात करते हो तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिकी रोग है, जिसमें माता पिता से यह बच्चों को पहुंचता है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर यह रोग एक्स लिंक्ड होता है। कैसा होता है, एक्स लिंक्ड होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो एक्स गुणसूत्र के साथ संलग्न होता है। इसका यह मतलब है कि जो परिवार में फीमेल हैं, जो स्त्रियां हैं, वह इस रोग का वहन कर रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रही है। पर दिखाई किसमें देता है, पुरुषों में दिखाई देता है। इस रोग में होता यह है कि जो जीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, एक ऐसा जीन जो कि रक्त का थक्का जमा रहा है, वह क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा या गायब हो जाएगा। खास तौर से ए बी सी ऐसे अलग अलग हीमोफीलिया डिजीज हो सकते हैं, जिसमें हीमोफीलिया ए बहुत ही कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा यह देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप देखते हो कि जीन जिसका नाम है वेक्टर 8 वह गायब हो जाता है। तो खून का थक्का जमाने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। तो इस रोग में अगर चोट लग गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, खून का थक्का नहीं जम पाएगा, जो ब्लड होगा, रक्त होगा, वह ऐसे ही लगातार 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 निकलता रहेगा, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। और यह एक जेनेटिक डिजीज है, इस चीज को ध्यान रखना, अनुवांशिकी रोग यह है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी अनुवांशिकी रोग है, ठीक है। ये भी माता पिता से बच्चों को होती है। और इस रोग की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वहां से हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पर यह क्या करती हैं कि यह जैसे गोल गोल है, ये अपने शेप को चेंज करके सिकल शेप की हो जाती हैं, हंसिए की आकृति की या चंद्रमा की आकृति की हो जाती हैं। यह सोचती हैं कि हम अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ग्रहण कर पाएंगे, जो कि इनकी गलतफहमी होती है। फिर फ्रेजिल होती है, यानी ये एक तरह से कह सकते हो टूट जाती है, फूट जाती है, कभी भी खत्म हो जाती है, मर जाती है तुरंत ही, जिसकी वजह से जो ब्लड श्राव होने लगता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो यहाँ से रप्चर होकर के फट जाती है ये, तो ब्लड कहीं भी बहने लग जाता है। और इस तरह के रोगों की अगर हम बात करें तो इन्हें सफोकेशन फील होता है, इनको घुटन हो जाएगा, थोड़े में इनको सफोकेशन सा फील होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो हीमोग्लोबिन की तो और ज्यादा कमी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक दिक्कत क्या आती है कई बार कि यह केस तब और बिगड़ जाता है जब ऐसे लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि कई बार मलेरिया से लोगों की जानें चली गई। उसमें से अधिकांश जो केस है वह ये देखे गए कि उनको क्या था, सिकल सेल एनीमिया था, इसी वजह से और वह कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। एल्जाइमर जो रोग होता है आपका, यह एक कह सकते हो बुढ़ापे में होने वाला बीमारी होता है, जिसमें मस्तिष्क से संबंधित याददाश्त कम होती चली जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, जब लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चल रहा, और यह भी रोग किसकी वजह से है, जेनेटिक डिजीज है, माता पिता से बच्चों को यह पहुंचता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि पटाउ सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पटाउ सिंड्रोम। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से। 37 का यहाँ पर आंसर करके बताएंगे। तो देखो पटाउ सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो पटाउ सिंड्रोम किसकी वजह से होगा, जब 13वें नंबर की, ठीक है, जब 13 यानी कि 13वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो 13वें नंबर का जो गुणसूत्र है वह अपने जैसे यहाँ पर प्रतिलिपि बना लेता है, इस तरीके से अपनी जैसी प्रतिलिपि यहाँ पर बना लेता है, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है ना, वह कैसा होता है, उसका ओठ फटा हुआ होगा।
उसका जो तालू है अंदर की तरफ वह फटा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉलीडेक्टमी यानी कि जैसे हमारी 4 उंगली है और 2 अंगूठे हैं, एक अंगूठा है 4 उंगली है ना, तो उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 अंगूठे 6-7 उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वह किससे पीड़ित है, यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम से पीड़ित है। इसी के अलावा एक और सिंड्रोम आता है जिसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम। और अगर आप एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं तो यह किस तरह का सिंड्रोम है, तो आंसर करना कि जब 18वें नंबर के गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है तब एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ पर हो जाता है। जहां पर छोटे बच्चों को होता है, ऐसा बच्चा जो अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसमें इस तरह का रोग आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ में आपको ना एक चीज और ध्यान में रखना है कि उनकी जो आंतें होती है वो कई बार शरीर के बाहर दिखाई देती है, यानी कि मल त्याग जहां से करते हैं वहां से या आंतें बाहर की तरफ दिखाई देंगी। और ऐसा जो बच्चा होता है उसको किडनी की समस्या, ब्रेन की समस्या, हृदय की समस्या सब कुछ रहती है। तो ये कैसा है, जन्मजात रोग है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन द डिजीज कोड। बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण किस रोग को यहाँ पर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का क्या यहाँ पर मतलब होता है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो अनुवांशिकी जो कह सकते हो कि अरेंजमेंट है, जो आपका व्यवस्था है गुणसूत्रों का, जीनों का, डीएनए का, उसमें अचानक से कोई चेंज आ गया, आपके अनुवांशिकी पदार्थ में अचानक से कोई चेंज आ गया, उसी को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन यहाँ पर कहा जाता है। तो म्यूटेशन जो रोग हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए। और इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या आंसर है, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि यह बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि जो आप कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, उसकी वजह से यह रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। वह सिंड्रोम जिसमें व्यक्तिगत दैहिक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र XXX होते हैं वह क्या यहाँ पर कहलाए जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे दैहिक हैं, दैहिक मतलब जो हमारा हाथ पैर नाक मुंह ये सब बना रहा है उसको सोमेटिक कायिक या दैहिक सेल्स कहा जाता है। तो उनमें अगर किसी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है ना, क्लीफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के अलग अलग रोग हो सकते हैं। तो कई बार आप नॉर्मली देखो तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि भाई जो नॉर्मल होंगी वह कैसी होंगी कि भाई 44 क्रोमोसोम है और लैंगिक गुणसूत्र जो है उनका वह कैसा है यहाँ पर XX है ना, और टोटल कितना हो गया 46। तो समझो इसको, देखो अगर आप लड़के और लड़की के बारे में बात करें तो सारे के सारे गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, सिर्फ जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वह अलग होता है। तो लास्ट के जो 2 गुणसूत्र हैं वही तो अलग है, चाहे लड़का की बात करें चाहे लड़की की हम बात करें, तो वो दोनों अलग अलग है, लड़की में XX और लड़के में XY। बाकी 44 क्रोमोसोम चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो उनमें एक जैसा ही होगा। तो अगर किसी सामान्य लड़की के बारे में बात की जा रही है तो उनके गुणसूत्रों को हम ऐसा लिख सकते हैं 44 + XX = 46, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 44 + XX = 46, यानी कि 44 गुणसूत्र चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में समान ही होगा। लेकिन जो XX है वह हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और टोटल गुणसूत्र कितना है 46 यहाँ पर है, ये नॉर्मल है। लेकिन हमें एक ऐसी लड़की मिली जिसमें हमने क्या देखा कि XX तो है ही, इसके अलावा ये वाला गुणसूत्र हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा X है इसके पास, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई 47 यहाँ पर हो गई। अब ये किस तरह का रोग यहाँ पर देगा, तब आपको आंसर करना है कि इस तरह के रोग को हम क्या कहते हैं, सुपर फीमेल। क्या कहते हैं, सुपर फीमेल। पर ये किसी भी मामले में सुपर नहीं है, क्यों, इनकी हाइट लंबी होगी नो डाउट, पतली बहुत हद से ज्यादा पतली होंगी नो डाउट। अब आप सोचोगे बहुत सुंदर लगेंगी, नहीं, ये होते हैं मानसिक रूप से विकलांग, ठीक है, इनमें सोच समझने की शक्ति नहीं होती, और साथ में ही यह कैसी होंगी, स्टेराइल मतलब यह आगे माता अब नहीं बन सकते। इसको मल्टीपल एक्स सिंड्रोम भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के होमवर्क के बारे में।
ठीक है, तो ये है आप लोगों का होमवर्क। आप चाहें तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में ही गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं और इसके साथ भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।